दोस्तों नमस्ते। अच्छा, आज है 19 नवंबर। तो आ, करीब 3:12 हो रहे हैं और आज है गुरु नानक जयंती। मार्केट की है छुट्टी। तो जब मार्केट की छुट्टी है तो क्या होगा, तो स्पिरिचुअलिटी होगी, है ना। तो आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। देखिए, हमारे कॉरपोरेट लाइफ में जॉब के लिए ये दोनों बात किए जाते हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। और ये बहुत इसेंशियल है हमारे करियर ग्रोथ ग्रोथ के लिए, जॉब्स के लिए, किसी भी। अच्छा, अभी तो पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो हमको तो ग्लोबल स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, तो हम पीछे हट नहीं सकते हैं, पीछे नहीं रह सकते हैं। देखिए, कुछ साल पहले एक समय था, मतलब कुछ साल पहले इंडियंस को अमेरिका में बहुत ज़्यादा कीमत थी। जानते हैं क्यों? सी, वी आर गुड एट हार्ड स्किल्स, बट एट द सेम टाइम इंडियंस आर वेरी गुड एट द सॉफ्ट स्किल्स इन द कम्युनिकेशन स्पेस। तो जैसे चाइनीज है, तो वो भी आते हैं अमेरिका में। दे आर ऑल्सो वेरी गुड एट हार्ड स्किल, बट दे वेर नॉट गुड एट सॉफ्ट स्किल्स अर्लियर, 1-2 साल पहले। अभी अभी जो नई मतलब रिसर्च आई है, तो इंडियंस और चाइनीज के बीच में ये जो सॉफ्ट स्किल्स का जो गैप था, उसको भी उन्होंने ब्रिज कर दिया। तो इंडियंस को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा आगे। चाइनीज ने ये जो एक सॉफ्ट स्किल की गैप थी बिटवीन इंडियंस एंड चाइनीज, both are very good, both are very proficient when it comes to hard skills, but when it comes to soft skills वो थोड़े से पीछे थे हमसे। तो अभी उन्होंने उसको भी बराबर कर दिया। अभी नाउ देर इज नो गैप लेफ्ट। दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, दे आर इक्वली प्रोफिशिएंट इवन व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल्स। तो आज दोस्तों हमारा ये आज का ये जो टॉपिक है, ये सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल का है। देखिए, होता क्या है यू नो कल मैं बात कर रहा था, द अदर डे आई वॉज शेयरिंग अबाउट दिस गाय कॉल्ड द ब्रेन। और जो हमारा हमारा न्यूरो साइंस भी बहुत आगे चला गया है। सी, इट इज नॉट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेट अस से डार्विन, राइट। सो हम उसके कहीं आगे आ चुके हैं न्यूरो साइंस में। इसलिए तो हम नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, उसमें नए नए इंसाइट्स आ गए, न्यूरोजेनेसिस, न्यूरोप्लास्टिसिटी। देखिए, पहले क्या हुआ, क्लासिकल जो हमारी साइंस थी, मतलब एक क्लासिकल जमाना भी था साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते थे कि भाई हमारे ब्रेन का जो भी डेवलपमेंट होता है, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा एप्टीट्यूड है, वो 7 साल में ही हो जाता है। उसके आगे मतलब हमारा जो भी एप्टीट्यूड है वो करीब 7 साल 8 साल में ही बन जाता है। तो आगे यदि डेवलप होना है या कुछ उसमें ग्रोथ होना है, वो हम पर निर्भर करता है। मतलब करीब करीब पूरा वो 7-8 साल के उम्र में ही हो जाता है। लेकिन वो आज के दिन में वो धारणा नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी तो ये कहती है दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस कैन गो टू इंफिनिटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो यहां तक कहते हैं कि जीनियस जो होते हैं वो करीब करीब 11-12% का माइंड ही यूज करते हैं। तो यदि अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कहते हैं कि अगर से जीनियस केवल 11-12% का परसेंट ऑफ द माइंड यूज करता है, तो सोच लीजिए कि जो सुपर जीनियस होगा तो वो कितना यूज करेगा। अच्छा, बुद्ध तो माइंड यूज नहीं करते हैं, वो तो नो माइंड से चलते हैं। नो माइंड का बिना मतलब एब्सेंस ऑफ माइंड नहीं है। उसका केवल ये माइंड है कि जो माइंड अनकंडीशनड है, वो मैकेनिकल नहीं है, वो कॉन्सेप्ट से नहीं जाता है, वो डॉगमा से नहीं जाता है,
वो एग्जिस्टेंशियल से जाता है। ठीक, तो अब ये जो हमारा ये छोटा सा ब्रेन है, न्यूरो साइंस तो ये कहता है कि ये तो जस्ट एक 2.5-3 पाउंड जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली की तरह है, छोटा सा 2.5 to 3 पाउंड, और इसमें करीब करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स है। और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स कनेक्शंस बनाते हैं अपने अपने। एक न्यूरॉन करीब करीब 1000 से 10,000 कनेक्शंस बनाता है, और पूरे दिन में करीब करीब हमारे माइंड में 60,000 से ज़्यादा ख्याल आते हैं, विचार आते हैं। तो ये जो माइंड जो है ना, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक हाउस है। आप सोचिए, मतलब ये सभी थॉट्स अगर से कोलाइड होंगे तो क्या हालत होगी। अगर से ये जो भी 60,000 थॉट्स जो दिन में आ रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा, मान लीजिए वो पूरे नेगेटिव अगर से हो जाते तो हमारी हालत क्या होगी। हम तो सीधे सीधे मेरे ख्याल से सुसाइड ही कर लेंगे। सो जस्ट थिंक ऑफ दिस सिचुएशन, राइट? 60,000 odd thoughts coming every day. This guy is the neurons are making 1,000 to 10,000 connections, और इसकी अगर से परम्यूटेशंस की हम गणना करते हैं, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की, लाइक ये 100+ बिलियन न्यूरॉन्स एंड वन न्यूरॉन कनेक्टिंग टू अनदर 10,000 न्यूरॉन्स, तो फिर इसकी पूरी अगर से हम गणना करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो किसी ने यहाँ तक भी कर बताया है, तो उसका जो नंबर आता है वो करीब करीब more than the known particles in the visible universe. It is more, that number is equal to that permutation and combination, just like how we are doing social connections in the social media, just like how we have connections with friends, colleagues, like that. So these connections, when you number them, when you count them, that permutation comes to more than the known particles in the visible universe. तो आप सोचिए। और हमारे पास उपनिषद क्या कहते हैं, कुछ महावाक्यों, उपनिषदों के महावाक्यों में जाते हैं तो एक महावाक्य करता है अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही हो ओ ब्रह्मन। तो यहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा ये न्यूरोसाइंस की ये जो इनसाइट है इससे मेल खाता है। तो ये दिस गाय इज नॉट ए स्मॉल गाय, दिस गाय इज अ सुपर जीनियस, मोर देन ए कंप्यूटर। अभी तो हम उस बात पे बाद में बात करेंगे। हमारे एक जो अभी नोबेल लॉरिएट है रिसेंटली फिजिक्स में, पेनरोज और हैमरॉफ, इनकी एक अपनी थ्योरी है जिसका वो नाम देते हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब हम अलग से बात करेंगे फुल ऑन। तो वो भी कुछ इसी से ही जर्मिनेट हो रही है, फ्रॉम दिस माइंड इटसेल्फ। सो देयर दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड quantum consciousness, where Penrose is saying the non-computational physics comes in. ओके, तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो अभी तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो मैं कह रहा था, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स कैसे है, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग है, कोई मोटर ड्राइविंग है, कंप्यूटर चलाना है, तो ये इनको कहते हैं हार्ड स्किल्स, राइट? सॉफ्ट स्किल्स क्या है? कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये चीज़ें होती है सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, हार्ड स्किल्स इजी होती है लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बड़ी डिफिकल्ट होती है। बाद में आते हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब मुझे न्यूरो साइंस से कैसे रिलेट करना है, तो न्यूरोसाइंस की इंसाइट ये कहती है कि जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है वहां पर कुछ न्यूरॉन्स है जिनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और जो हमारी जो हार्ड स्किल्स है, जो हम जैसे कोई मोटर ड्राइविंग है, कोई मोटर को चलाना है, या किसी कार को चलाना है, या कंप्यूटर को चलाना है, इनको कहा जाता है हार्ड स्किल्स। तो ये हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स है ये हेल्प करते हैं हमको ये स्किल सीखने के लिए। ठीक, अच्छा, फिर हमारी इनसाइट्स इसके बीच में, इसके भीतर और जाती है, और हमें पता लगता है कि इसी मोटर न्यूरॉन के सबसेट्स है
सब न्यूरॉन्स है जिसका नाम है एम्पैथी न्यूरॉन्स और मिरर न्यूरॉन्स। बेसिकली मिरर न्यूरॉन्स जो हमारी एम्पैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मिरर न्यूरॉन्स जो है ये हमें हेल्प करते हैं सॉफ्ट स्किल्स को सीखने के लिए। देखिए, अगर से हम डार्विनियन इवोल्यूशन के हिसाब से जाते हैं तो हमको हजारों साल लगेंगे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में एडवांस होने के लिए। लेकिन देखिए, केवल 400 साल में हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया है। वाई देर इज एक्सेलरेशन इन नॉलेज, and that is because of the mirror neurons. These mirror neurons are responsible for the soft skills. इसका क्या मतलब है कि मैं मेरे पापा को देखकर सीख जाता हूं, इमिटेट करता हूं, जैसे एक्टर्स इमिटेट करते हैं। किसी को देखकर सीखना, उसको कॉपी करना, उसको इमिटेट करना, ये मिरर न्यूरॉन्स का फंक्शन है। तो वो हमें हेल्प कर रहे हैं। तो आप जब सोचिए, जो हमारे कंपटीशन के वर्ल्ड में हम माइकल पोर्टर का नाम लेते हैं, जहां पर 5 फोर्सेस ऑफ कंपटीशन आते हैं। तो वहां पर ये इमिटेशन है। जैसे एक प्रोडक्ट को देखकर दूसरा प्रोडक्ट बन गया, एक टेक्नोलॉजी को देखकर दूसरी टेक्नोलॉजी बन गई, एक सॉफ्टवेयर को देख के दूसरी सॉफ्टवेयर बन गई। तो इससे क्या होता है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सेलरेशन आता है। इट ग्रोज स्पॉन्टेनियसली एंड एक्सेलरेट्स। खाली डार्विनियन से जाते हैं तो वहां पर ये हार्ड स्किल्स से सीखा जाता है, यहां तक ही सीमित रह जाती है फिर हमारी नॉलेज। इफ वी गो बाय डार्विनियन evolution, then it will take us thousands of years to learn and grow and evolve in the field of knowledge, in the field of science and technology. बट अगर से सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, मिरर न्यूरॉन्स की बात करते हैं, एम्पैथी न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो वो हमको हेल्प करते हैं दूसरे से सीखने के लिए, दूसरे से इमिटेट करने के लिए। यहाँ पे यही तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस आता है ट्रेनिंग का। हर कॉर्पोरेट में वाई देर इज ए HR फंक्शन, वाई देर इज ए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वाई देर इज ए लर्निंग डिपार्टमेंट। इसीलिए जो हमारी लर्निंग एबिलिटी है, हमारे भीतर वो लर्निंग की एजिलिटी लाना है। ट्रेनिंग से हमारी लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाती है एंड हेंस सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, अभी हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल में क्या होता है? देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहले तो मैं बार बार कह रहा था कि दैट डोमेन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। तो आपके जो हार्ड स्किल्स है, कैसे पता लगता है? आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपके सर्टिफिकेट्स, आपने पहले किस कंपनी में काम किया, इन सब से पता लगता है आपके हार्ड स्किल्स का। अच्छा, हार्ड स्किल्स को क्वांटिफाई करना इजी हो जाता है, उसको मेजर करना इजी हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स के बारे में सोचिए। जब तक मैं बात नहीं करूं किसी से, जब तक मेरी बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं लगे किसी को, तो मेरी सॉफ्ट स्किल्स का पता नहीं लगेगा किसी को। इसलिए तो इंटरव्यूज होते हैं। वाई इंटरव्यूज हैपन, वाई इंटरव्यूज टेक प्लेस, जस्ट टू नो not only how I am good at my hard skills. See, how I am good at my hard skills तो मेरे सर्टिफिकेट्स बता देते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बता देता है, because it is at the workplace, it is at the shop floor, right? When I'm at my desk working on my computer, whatever that my hard skill is, you will come to know at the workplace. Anybody will come to know. But when it comes to connecting with your friends, with your colleagues, talking to your seniors, talking to your customers, टॉकिंग टू योर सप्लायर्स, जैसे KPO BPO है, तो वहां पर तो कस्टमर के साथ बहुत बड़ी इंटरफेसिंग है। अगर से वहां पर अगर से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे, वहां पर अगर से सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगे, तो कस्टमर तो भाग जाएगा, कस्टमर तो नाराज हो जाएगा, सप्लायर भी नाराज हो जाएगा, क्लाइंट भी नाराज हो जाएगा। ऑर्डर कैसे मिलेगा, कंपनी कैसे ग्रो होगी, रेवेन्यू कैसे ग्रो होगा, टॉप लाइन कैसे ग्रो होगा, बॉटम लाइन कैसे ग्रो होगी? That's how the importance of hard skills and soft skills. So hard skills are quantifiable, measurable, but soft skills are very difficult to quantifiable
एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेजरेबल। देखिए एक मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे इंडिया के लिए बहुत खास है। देखिए स्वामी विवेकानंदा इतने बड़े फेमस हो गए, वो जब वर्ल्ड ऑफ रिलीजन्स की मीटिंग हुई थी अमेरिका में, तो उनके लिए क्यों तालियां बजी? बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिकेशन पावर। बट लेकिन उनके गुरु कौन थे? आप सोचिए, परमहंसा थे, रामकृष्ण परमहंसा। तो रामकृष्ण परमहंसा और स्वामी विवेकानंद में फर्क क्या आता है? फर्क वही आता है, रामकृष्ण परमहंसा एनलाइटन बीइंग तो थे, लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना डिसाइपल क्यों चूज किया? वाई स्वामी विवेकानंद बिकेम ए डोर फॉर रामकृष्णा's विजन टू स्प्रेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब? क्योंकि विवेकानंद पहले एनलाइटन नहीं थे, देन लेटर ऑन ही बिकेम एन एनलाइटन बीइंग। उसकी एक अलग स्टोरी है। उन्होंने रामकृष्ण को पूछा भी था कि हे प्रभु, मैं एनलाइटन कब बनूंगा? तो रामकृष्ण ने जवाब दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने, मेरी डेथ के बाद तुम्हें एनलाइटनमेंट होगा। वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहां पर तो बिटवीन द सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल कंपैरिजन, रामकृष्ण परमहंस एक मास्टर होने के बावजूद, एक एनलाइटन बीइंग होने के बावजूद, वो कहाँ लैक कर रहे थे? वो लैक कर रहे थे कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, टॉकिंग, एक्सप्रेशन। देखिए अभी एक कू ऐप का एक ऐड आता है, जो भी मन में हो वो कू पे कहो। तो सोशल मीडिया हमारे एक्सप्रेशंस के लिए है, लेकिन क्या हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लिमिटेशंस है, रिस्ट्रेंट्स है। सी पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन कुछ रिस्ट्रेंट्स है। उन रिस्ट्रेंट्स का पालन करना पड़ेगा। तो हमारे इमोशंस है एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे थॉट्स है एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे एक्शंस भी है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म्ड होने चाहिए। ट्रांसफॉर्म्ड इमोशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म्ड थॉट होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म्ड एक्शन होना चाहिए, तभी उसको लेजिटिमेटली एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर उसके रिपरकशंस नहीं होंगे, वो किसी को हार्म नहीं करेंगे। देखिए मेरे क्रिएटिविटी का एक ही डेफिनेशन है जी, जिसको मैं, देखिए दो चीज़ों पे मैं फोकस करता हूं, बार बार कहता हूं, क्रिएटिविटी एंड माइंडफुलनेस। तो मेरा डेफिनेशन क्रिएटिविटी का क्या है? मेरा डेफिनेशन क्रिएटिविटी का वेरी सिंपल है, बट बड़ा चैलेंजिंग है। वो है खुद को हार्म नहीं करना, डोंट हार्म योर सेल्फ, डोंट हार्म द अदर, दूसरे को भी हार्म मत करो, एंड डोंट हार्म योर एनवायरमेंट। देखो बड़ा चैलेंजिंग है ये यार्ड स्टिक जो है, ये जो मैंने फ्रेमवर्क दिया है, ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो हमको बार बार सोचना पड़ेगा। हमारे सभी कर्मों में जब हम जाते हैं, कृत्यों में जाते हैं, एक्सप्रेशन में जाते हैं, उनको एक्सप्रेस करने में, तो हमको बार बार ये सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि क्या रियली वो मेरा इमोशन ट्रांसफॉर्म्ड इमोशन है? क्या वो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है? क्या मेरा थॉट ट्रांसफॉर्म्ड है, दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगा? तो क्या उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, राइट? उसी तरह मेरा एक्शन, क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ? तो यहां पर आती है वो सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस। तो इसलिए तो स्वामी विवेकानंद उनका वेहिकल बने, और रामकृष्ण के विजन का स्वामी विवेकानंद क्यों विजन बने? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ हिज कम्युनिकेशन, राइट? सो ही वॉज दैट जियंट व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स। तो ये सॉफ्ट स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉफ्ट स्किल का ये जो एक्सेलरेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द मिरर न्यूरॉन्स, विच आर द सबसेट्स ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स. So the motor neurons are helping us to learn the hard skills, and the mirror neurons are helping us to learn the soft skills. तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, प्रयास करना पड़ेगा हमको. सी अपना टाइम आएगा, अपना टाइम ये नहीं चलेगा ना,
खाली ये गाना गाने से अपना टाइम आएगा नहीं, तो एफर्ट करने पड़ेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद अगर से उस हाइट तक पहुंचे तो उनके पूरे जीवन में जाइए तो आपको वो सब कुछ मिलेगा, कहाँ से कैसे वो व्हाट ही वॉज टू व्हाट ही बिकेम। सी मैं बार बार कहता हूँ ये गैप एनालिसिस का जो डेल्टा, जिसको मैं बार बार कहता हूँ व्हाट आई एम टू व्हाट कैन आई बी, ये जो गैप एनालिसिस हमको बार बार करना है। तो ये गैप एनालिसिस करते हैं और ये गैप ब्रिज कब होगा? हमारे हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल से होगा। तो हमारी ये जो लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, इसका कोई एंड नहीं है। If you ever think in your life that learning will come to an end, it will never happen. It will never happen. We have to be very agile, very flexible when it comes to our learning. लर्निंग कर्व शॉर्ट हो सकती है, लर्निंग का कोई एंड नहीं है। ठीक, तो दिस इज हाउ द सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स आर हेल्पिंग अस। देखिए एचआर में क्या होता है, एचआर में जैसे कोई नया ज्वाइनी आता है तो एचआर लग जाता है उसको ट्रेन करने में। वो अपने मतलब देखिए उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में बताएगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन की जो फिलॉसफी है, विजन है, उसके बारे में बताएगा। जो बेसिक ट्रेनिंग होगा उनके ऑर्गेनाइजेशन का, जॉब से रिलेटेड, वो सब बताएगा। ठीक, यहां पर मैं क्या बात बताना चाहता हूं, देखिए यहां पर मैं बताना चाहता हूं हमारा जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, मैं क्या बताना चाहता हूं, somebody says I am, see I don't know but I am ready to learn, I don't know but I am ready to learn, इसको कहते हैं एचआर इशू। ये तो ट्रेनिंग इशू हो गया, ये छोटा इशू है, ट्रेनिंग से निकल जाएगा। ठीक है, ये राइट एप्टीट्यूड है। अच्छा, कोई कहता है आई डोंट नो बट आई डोंट वांट टू लर्न, अब इसको क्या कर सकते हो आप? यहां पर कोई भी एचआर, दुनिया का कोई भी एचआर इसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एटीट्यूडनल इश्यू है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म में इस तरह का कैंडिडेट अगर से गलती से आ जाता है वर्क प्लेस में, तो एचआर क्या करेगा, बॉस क्या करेगा? भैया एग्जिट डोर दिखाया जाएगा उसको, आज नहीं तो कल। दैट इज द एंड ऑफ दैट पर्सन, ही और शी। वाई? बिकॉज ऑफ एटीट्यूडनल इशू, रॉन्ग एटीट्यूड। लर्निंग शुड बी फन, यू शुड बी रेडी टू लर्न। इसीलिए तो वो चेंज मैनेजमेंट है। हम चेंज मैनेजमेंट में अडाप्ट क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ अवर लर्निंग रिजिडनेस, दैट वी डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। वहां पर लर्निंग एजिलिटी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सॉफ्ट स्किल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, कोई भी अगर से वो मैं बार बार बात करता हूँ, वो अपना पिरामिड है, तो उस पिरामिड में जब बॉटम ऑफ द पिरामिड से टॉप ऑफ द पिरामिड जब सीईओ ऊपर तक एफर्ट करते हुए जा रहा है, तो वो क्या केवल हार्ड स्किल से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है। जो मैंने बार बार कहा, he requires he has to be proficient not only in his hard skills but also soft skills, social skills and spiritual skills. We spoke the other day in that video, जब सुंदर पिचाई के वो 5 balls of life की जो स्टोरी हमने बात की, हमने इस पर बहुत ज़्यादा बात किया। ठीक, मैंने बात की इस पर। तो the person who grows in the pyramid, from the bottom of the pyramid to the top of the pyramid, he has to be very proficient when it comes to hard skills and soft skills. So soft skills में, ये leadership skill में soft skill, communication skill is very very important. They play a very great role. तो इसी तरह से हमको हमारी जो ये हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स है, इनको नरिश करना पड़ेगा। वी हैव टू इवॉल्व
we have to continuously evolve in our soft skills as well as hard skills. ठीक. अच्छा, मैं एक दूसरी बात करता हूं हमेशा. मेरे लिए, मैं बार बार कहता हूं, मेरे लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एनलाइटनमेंट, बार बार मैं घूम फिर के वहीं आता हूं. आप बोलते हो बार बार घूम फिर के आता हूं. हाँ, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एंड गोल है. तो मैं क्या बार बार बात करता हूं, एनलाइटेंड लीडरशिप की भी बात करता हूं. तो यहां पर ये बात आती है, तो लीडरशिप क्या है? मैं तो कह रहा हूं लीडरशिप इज अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. ठीक. द गुड लीडरशिप, इंस्पायरिंग लीडरशिप will be there if the person is very good, very proficient, and he is a good blend of hard skills and soft skills. ठीक है. लेकिन इसमें एक दूसरा चीज जुड़ रहा है, जहां पर मैं कह रहा हूं एनलाइटन लीडरशिप. तो एनलाइटनमेंट क्या है? तो ये बात मैं बताना चाहता हूं. एनलाइटनमेंट ना हार्ड स्किल है ना सॉफ्ट स्किल है. एनलाइटनमेंट स्किल नहीं है. क्यों स्किल नहीं है? मैं आता हूं उस सर्कल पे, जो मैं कह रहा हूं हम एक सर्कल की तरह है. तो हमारे वो लेयर्स है, जो मैंने कहा सबसे टॉप ग्रॉस लेयर जो है वो फिजिकल बीइंग है. वो हमारा फिजिकल क्वोशंट है. फिजिकल क्वोशंट के लिए हमको, जैसे आजकल अभी सभी कॉर्पोरेट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पास तो ये सब कुछ पैराफर्नेलिया आ गया. यू हैव ए जिम देयर, यू हैव थेरेपिस्ट देयर. अगर से हम किसी आईटी वर्ल्ड में जाते हैं, देखिए मैं बार बार क्या कहना चाहता हूं, द सिलिकॉन वैली इज आउटसाइड बट द स्पिरिचुअल वैली इज विद इन. सिलिकॉन वैली फिजिकल है, वो आज के दिन में अमेरिका में है, हमारे इंडिया में बेंगलोर में है, वो गुड़गांव में है, कुछ हद तक वो पुणे में है, कुछ हद तक वो मुंबई में है, कल के दिन वो बिहार में होगी. क्या पता, बिल गेट्स बार बार कहते हैं प्रॉफिट्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो कल के दिन वो हो सकता है साउथ अफ्रीका में हो. ठीक. तो जो सिलिकॉन वैली है, जो फिजिकल है, वो कहीं भी हो सकती है. उसके लिए पूरा अर्थ है, और कल के लिए हो सकता है इंटरगैलेक्टिक होगी. बट व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल वैली? स्पिरिचुअल वैली इज विद इन यू, वेर एवर यू आर, वेदर यू आर इन अमेरिका, वेदर यू आर इन यूरोप, और वेदर यू आर इन बैंगलोर, Gurgaon, Mumbai, Delhi, wherever you are, whether you are in your bedroom or whether you are in the marketplace or whether you are in your boardroom, you are centered at your center, that your stillness is not agitated, that your stillness is not disturbed. Wherever you are at the very center of your being. तो मैं उस सर्कल की बात कर रहा हूं. तो फिजिकल क्वोशंट आ गया. तो फिजिकल क्वोशंट में यू टेक चार्ज ऑफ वॉट एवर, योगा, प्राणायाम, जिम, वॉकिंग, जॉगिंग, अरे कुछ भी कर लो जी, जुम्बा कर लो, कुछ भी कर लो. ठीक. दैट विल हेल्प यू फॉर योर एजाइल बॉडी एंड स्ट्रांग बॉडी. वो आपका फिजिकल क्वोशंट हो गया. फिर नीचे की लेयर पे आते हैं, लिटिल सटल, जो हम सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं. सी, सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी सटल. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट यू कैन नॉट मेजर देम, यू कैन नॉट क्वांटिफाई देम. आई मीन दे आर हार्ड, दे आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड क्वांटिफाई कंपेयर टू योर हार्ड स्किल्स. तो हम आते हैं नीचे. तो नीचे आ गया हमारा दूसरा लेयर, जिसको मैं कह रहा हूं IQ, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट. पहला था फिजिकल क्वोशंट, बॉडी एट द वेरी पेरिफेरी. हमारा पूरा एक सर्कल की तरह है. इट्स नॉट ए पिरामिड. इन स्पिरिचुअल जब डोमेन में हम आते हैं तो वहां पर पिरामिड काम नहीं करेगा. इसलिए आप निसर्ग में देखते हो सभी बॉडीज आपको सर्कुलर क्यों दिखाई देती है. ठीक है. तो हमारा जो ये पूरा बीइंग है एक सर्कल की तरह है. तो वी आर एट द पेरिफेरी. पेरिफेरी से हम बाहर जा रहे हैं, यही तो गलती हो रही है. पेरिफेरी से हमारे सेंटर की तरफ हम नहीं आ रहे हैं. तो स्पिरिचुअली वी आर लैकिंग दैट थिंग विच आई विल कनेक्ट टू यू, विच इज नॉट ए स्किल. ठीक. जिसको मैंने कहा एनलाइटनमेंट. लेट अस कम टू दैट.
तो आपका इंटेलेक्चुअल क्वोशंट जो है वो यहां से आता है, ठीक। फिर आता है आपका, फिर एक सटल लेयर, वो है आपका इमोशनल क्वोशंट, ठीक है, जो आपके हृदय से जुड़ा हुआ है, जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी भाव है। वो क्या बुद्ध क्या कह रहे थे, यद भावम तद भवति, कुछ है ना इस तरह से, जैसा तुम्हारा भाव है वैसे ही तुम बनोगे। हो सकता है मेरे सेंटेंस में कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, उसके ऊपर वो करना नहीं है, मतलब द वे यू फील यू बिकम। और कृष्ण भी बार बार क्या कह रहे हैं, इंटेंशन, योर इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कर्म तो कर रहे हो, फीलिंग ही नहीं है। एक छोटा सा जोक बताऊं, जो हृदय है ना, इसको हमने निकाल के क्यों फेंक दिया। देखिए एक छोटा जोक है तो थोड़ी हंसी भी होनी चाहिए ना। तो एक पॉलिटिशियन थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उनका कुछ दिल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनका हृदय निकाला, साफ करने के लिए ले गए लेबोरेटरी में, और ये पलंग पर पड़े हैं पॉलिटिशियन। तो उनके फॉलोअर्स आ गए, वो इलेक्शन हो चुका था, तो फॉलोअर्स आके बताते हैं उनके लीडर को, हमारे लीडर्स इसी तरह से हैं, सर 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 आप तो जीत गए जी, आप तो लंबी मार्जिन से जीत गए। तो ये लीडर जो है, पॉलिटिशियन जो है, बेड पर सोए हुए थे, बस ये उठ गए, अपने अपने कपड़े पहन लिए, बोलते हैं चलो अब जाते हैं अपने कंस्टिट्यूंसी में। डॉक्टर्स कहते हैं अरे सर आपका तो हमने दिल निकाल के रखा है, वो साफ सफाई हो रहा है उसका, उसको लगा के, आपको अभी टाइम लगेगा, आप अभी नहीं जा सकते हैं। तो पॉलिटिशियन कहते हैं अब तो मैं जीत गया, अब मुझे कोई दिल की जरूरत नहीं है, आप रख दीजिए, आप रख लीजिए अपने पास। तो हमारी पूरी कहानी कुछ इस तरह से है, ये पूरे वर्ल्ड की जो कहानी है ना, वो कुछ इस तरह की है। वो दिल को हमने निकाल के फेंक दिया। तो जो हमारा इमोशनल क्वोशंट है, जो मैं कल कह रहा था, आपके बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। आपकी वाइफ को पता आपके बिटर हाफ को पता लग जाएगा, सॉरी आपके वो बेटर हाफ को पता लग जाएगा, आपके गर्लफ्रेंड को पता लग जाएगा, आपके मॉम डैड को पता लग जाएगा, आपके सिस्टर को पता लग जाएगा, आपके भाई को पता लग जाएगा। छोटा भाई होगा, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे होंगे, लेकिन वो उसको पता लग जाएगा मेरा भैया दिल से बात नहीं कर रहा है। तो ये जो दिल की बात है, जो इमोशनल क्वोशंट है, वो है रिस्पॉन्सिबल हमारे एम्पैथी के लिए, दैट वी आर एम्पैथेटिक विथ अवर सराउंडिंग। इसलिए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या जरूरत है फिर, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अभी किसी ने बोला, किसी गुरु ने बोला, किसी एक डम्ब क्वीन ने बोला कि पटाखे फोड़ो 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए चलते जाओ ऑफिस के लिए, एनवायरनमेंट छोड़ो। ये हिंदू का हमारा वो क्या कहते हैं उसको, हिंदू धर्म से जोड़ने की क्यों जोड़ के बताने की कोशिश की गई। क्या पटाखे फोड़ो 3 दिन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लोबल वार्मिंग को छोड़ दो। भगवान राम से यदि हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, तो क्या उनके समय में पटाखे थे? आप सोचिए, एक बार इस तरह से सोच के देखिए। तो हमने क्या किया, उस हृदय को, इमोशंस को निकाल के ही फेंक दिया जी, इस लेयर को ही निकाल के फेंक दिया। जो इमोशनल क्वोशंट है ना, उसको तो निकालिए फिर। अच्छा, जब इमोशनल क्वोशंट को ही निकाल के फेंक दिया, फिर उसके और नीचे आना है हमें, जिसको मैं कह रहा हूं स्पिरिचुअल क्वोशंट, विच इज द सेंटर ऑफ योर बीइंग। जहां पर वो सुंदर पिचाई कह रहे थे, वो 5 बॉल में वो क्या कह रहे थे, एक है वर्क का, दूसरा है फैमिली का, तीसरा है फ्रेंड्स का, ठीक है, चौथा है, क्या था चौथा, एक तो था आपके वर्क का, दूसरा था आपके फैमिली का, तीसरा था आपके फ्रेंड्स का, पांचवा था वो सोल, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, वर्क तो रबर का बॉल है, बाकी के 4 कांच के बॉल है। तो आपका जो सोल है ना, वो तो और
भी सटल है। वो तो इमोशनल क्वोशंट का जो लेयर है उससे भी सटल है। जो मैं कह रहा था, पेरीफरी में कर्म करने हैं हमें, पेरीफरी से करते 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 अकर्म में प्रवेश करना है। अकर्म से फिर विकर्म घड़ेगा। कर्म, कर्ता रहित कर्म, जहां मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे कारण ये सब हो रहा है, ये ख्याल जब निकल जाता है, when this doer goes away, not action, your doing will remain, but your action will remain, but the doer goes away। जहां कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म, कर्ता रहित कर्म कर्म, अर्जुन को कह रहे हैं that you cannot escape yourself from actions, no matter you do what। वो बार बार कृष्ण कह रहे हैं ना, अर्जुन कह रहे हैं ना, मैं ज्ञान योग से उपलब्ध हो सकता हूं, तो मुझे ये भयंकर कर्म करने में क्यों ढकेल रहे हो। तो वहां पर वो समझा रहे हैं, नो मैटर यू डू वॉट, यू कैन नॉट एस्केप योर सेल्फ फ्रॉम योर कर्मास, फ्रॉम योर एक्शंस। एक्शंस तो हमको करने पड़ेंगे, पेरीफरी एक्शंस थ्रू योर बॉडी, इंटेलेक्ट, थॉट्स, एक्शंस थ्रू योर थॉट्स, emotions, actions through your emotions, feelings, that is what I'm saying, your soft skills, expressions, and then आते हैं the silence at the heart of your being, at the deepest of your being is your soul। in that silent state of your being you will come in contact with the light of your soul। जो सुंदर पिचाई वहां पर सोल की बात कर रहे हैं, वो जगह आपको एनलाइटनमेंट का एक्सपीरियंस देगी। सो एनलाइटनमेंट इज एन हैपनिंग, इट इज जस्ट लाइक दैट थंडर विच हैपन्स, जो कड़कड़ाहट से जो चमकती है बीज, उस तरह की वो हैपनिंग है। ठीक है, वो डूइंग नहीं है, हमारे डूइंग करने से नहीं हुई, लेकिन हम डूइंग करते 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 सेंटर तक पहुंचे हैं। तो ध्यान जो है वो डूइंग भी है, डूइंग है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, फिर उसका गोल है बीइंग। कोई कोई कहते हैं कि मेडिटेशन इज नॉट डूइंग, मेडिटेशन इज बीइंग, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो डूइंग है, वहां से करते ही तो आना पड़ेगा, करते करते होना पड़ेगा, होते होते करना पड़ेगा, होने में करना पड़ेगा। द ट्रू एक्शन शुड एमिनेट फ्रॉम योर बीइंग, दैट इज थ्रू योर सोल। वहां पर होता है ये एक्सपीरियंस विच आई एम सेइंग एनलाइटनमेंट, विच इज नाइदर ए स्किल, विच इज नाइदर ए हार्ड स्किल नॉर ए सॉफ्ट स्किल, वो विकर्म में घटता है। तो ये जो एनलाइटन बीइंग है, जिसे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया रामकृष्ण परमहंसा का, तो उनसे ये एनलाइटन बीइंग से जो एक्शंस एमिनेट होते हैं वो एनलाइटन लीडरशिप के एक्शंस है। बाद में तो विवेकानंद भी एनलाइटनड हुए हैं। तो जब विवेकानंद एज ए एनलाइटनड बीइंग, जब उनसे एक्शंस एमर्ज होते हैं, तो वो एक्शंस है एक्शंस ऑफ एन एनलाइटन लीडर। तो अल्टीमेटली हमारा जो कॉर्पोरेट है, अंततः जो उसका लीडर है, वो लीडरशिप कौन सी होनी चाहिए? ये एनलाइटन लीडरशिप की होनी चाहिए। बस यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि देखिए 39 मिनट्स तो ऑलरेडी हो गए बाबा। तो ये टॉक, मेरा टॉक, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मेरे को बहुत डिटेल में बताने का दिल बोलता है, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए वीडियो लंबा होता है। लेकिन हमको अंत तक सुनना पड़ेगा ना, अगर से लर्निंग में ग्रोथ चाहिए तो वो अंत तक सुनना पड़ेगा। तो देन दैट सोल थिंग विच सुंदर पिचाई वाज सेइंग, सो आई एक्सप्लेन्ड यू, द सेंटर ऑफ योर बीइंग इज दैट सोल। वहां से एक्शंस एमिनेट होनी चाहिए अंततः। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। बस इतना ही कहूँगा। ओम शांति शांति।